दोस्तों आज एमपीसी की मीटिंग हुई। अब एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये जो एमपीसी की मीटिंग है ना, ये देश में हर 2 महीने में एक बार की जाती है। और एमपीसी की जो मीटिंग है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। दूसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि देश में जीडीपी वो अच्छे से बढ़ती रहे, यानी क्या क्या हम मेजर स्टेप्स लें कि देश की जो ग्रोथ है, देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो अच्छे से आगे बढ़ती रहे। अच्छा, अब इस मीटिंग के अंदर एक तो रेपो रेट वो 5.5% ही रखा गया। दूसरा जो जीडीपी फोरकास्ट है उसे बढ़ाकर 6.8% कर दिया गया। बाकी ये सारी चीज़ें ठीक है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र पड़ी, जब आरबीआई गवर्नर ने कहा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। मैं ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, पहले आपको ये दिखाता हूँ कि यूपीआई पेमेंट टू बी चार्ज्ड। क्या यूपीआई के ऊपर अब चार्ज लगेगा क्या? कि जैसे आप किसी को भी फ़ोन से ये गूगल पे खोला, फ़ोन पे खोला, स्कैन किया, 100 रुपये भेजे, 500 रुपये भेजे, धड़क दूसरे के अकाउंट में 100 रुपये 500 रुपये जो भेजते हो वो 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं ना। मेरे पैसे कटते कुछ फालतू, भाई आपने किसी को 500 रुपये भेजे तो आपके 501 रुपये थोड़ी कटते हैं। या जिसके खाते में पैसे गए हैं, अगर 500 भेजें तो 500 ही मिलते हैं, उसको 499 रुपये तो मिलते नहीं। लेकिन क्या अब यूपीआई के ऊपर चार्ज लगेगा क्या? यूपीआई हमारे देश की लाइफलाइन है। मतलब छोटे छोटे वेंडर्स लगा लो, कोई गोलगप्पा बेच रहा है, कोई छोटे से छोटा वेंडर भी आज एक क्यूआर कोड लगा के रखता है। मतलब ऐसी हैबिट हो गई है कि लोगों की जेब में कैश रखने की आदत छोड़ गई, कहीं पे भी गए स्कैन किया, पेमेंट करी, ठीक है। तो लेकिन इसके ऊपर कॉस्टिंग भी तो लगती है। अभी आपने तो यहाँ से एंटर किया 50 रुपये, सामने वाले को 50 रुपये चले गए, लेकिन ये फ्री में थोड़ी हो रहा है कोई। आप समझ रहे हो बात को? हर किसी का सर्वर है, हर किसी की कॉस्ट है। तो वही चीज़ है, एक तो ये हो गया, इसकी हेडिंग हो गई, ठीक है। अब आर्टिकल को जब आप नीचे पढ़ोगे ना, ये नीचे जब कंटिन्यू है आर्टिकल, तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, आरबीआई गवर्नर ने ये कहा है कि आई नेवर सेड दैट यूपीआई कैन स्टे फ्री फॉर एवर। भाई ये क्लियरली कह रहे हैं कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि यूपीआई हमेशा के लिए फ्री रहने वाला है। हाँ, अब एक चीज़ हो रहा है, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आरबीआई गवर्नर ने भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी, दोनों ने ये चीज़ क्लियर कही है कि अभी के लिए, भाई ऐसा नहीं कि तुरंत, अभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहने वाला। भाई सरकार को हर साल 2000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ती है, तब जाकर के आप और मैं फ्री यूपीआई को एंजॉय करते हैं। अच्छा, सरकार तो 2000 करोड़ की सब्सिडी देती है, लेकिन बैंकों के ऊपर, ये यूपीआई ऐप्स के ऊपर और एनपीसीआई जिसका नेटवर्क यूज करके ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन होती है, इनका साल का 12,000 करोड़ के आसपास, रफली बता रहा हूँ, ये एक्सपेंस बैठता है। तब और आप और मैं जा करके जो है यूपीआई फ्री में यूज़ करते हैं, जिसमें से सरकार सिर्फ 2000 करोड़ की इनको सब्सिडी देती है, ठीक है। लेकिन फिर भी 10,000 करोड़ का खर्चा तो यही बियर कर रहे हैं। लेकिन सवाल आता है कि ये कब तक बैंक आपका और मेरा खर्चा यूपीआई के ऊपर और एनपीसीआई और जितनी भी ऐप्स हैं, ये कब तक आपका और मेरा खर्चा उठाएंगे? एक ना एक दिन इसके ऊपर फीस तो लगनी है। अब ये कब लगेगी? खैर चलो, ये सारी चीज़ें पहले एक बार मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। ये आर्टिकल है, अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल छपे हुए हैं। अब देखो, मोटी बात ये है, पहले तो ये समझो कि यूपीआई जो ग्रोथ है वो दुनिया में किसी भी देश ने नहीं करी जितनी स्पीड से भारत ने करी है, ठीक है जी। यूपीआई पेमेंट सबसे ज़्यादा हमारे देश में होती है, हमारे देश के बाद ब्राज़ील में होती है, और फिर उसके बाद चाइना में सबसे ज़्यादा ये जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं ये की जाती है यूपीआई के माध्यम से, ठीक है। रियल टाइम पेमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर हर महीने, ठीक है, मंथली नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी होती हैं यूपीआई से? तो लगभग 2000 करोड़ ट्रांजैक्शंस की जाती है। यानी जैसे मैंने आपको पैसे भेजे, चाहे 10 रुपये भेजे, चाहे 1 रुपये भेजा, चाहे लाख रुपये भेजे, ये ट्रांजैक्शन काउंट होगा। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन होगी, आपने किसी और को भेजे 2 ट्रांजैक्शन, ऐसे करके टोटल हर महीने हमारे देश में 2000 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन की जाती है। अगर मैं वैल्यू वाइज बात करूँ कि मैंने आपको 500 रुपये भेजे तो 500 रुपये की ट्रांजैक्शन हो गई, फिर आपने किसी को 1000 भेजे तो आपकी और मेरी मिला के 1500 रुपये की ट्रांजैक्शन होगी। ऐसे हम भारतीय मिलके पूरे महीने में 25 लाख करोड़ रुपए इधर उधर कर देते हैं यूपीआई से, समझ गए? अब ये इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन है। खैर, अमाउंट मैटर नहीं करती। जब हम बात करते हैं ना कि यूपीआई पेमेंट करने के लिए क्या एक्सपेंस आता है, कि मैंने आपको पैसा भेजा, भाई मैंने आपको 500 रुपये भेजे, मेरे खाते से 500 कटे, आपको 500 मिल गए, तो हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ, एज ए कस्टमर हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ, लेकिन कोई ना कोई तो इसका एक्सपेंस उठा रहे ना। तो ये मैटर नहीं करता कि मैंने आपको 500 भेजे या मैंने आपको 5000 भेजे या मैंने आपको 10 रुपये भेजे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर ही कॉस्ट आती है। भाई मैं आपको चाहे 10 रुपये भेजूँ, चाहे 500 भेजूँ, चाहे 5000 भेजू, चाहे 50,000 भेजू, चाहे 1 लाख रुपए भेजू, अगर मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन करी है ना, तो इसकी रफली कॉस्ट 50 पैसा आती है। समझ के बात को? 50 पैसा, ठीक है। अब मैं चाहे आपको अगर 1 रुपया भी भेज रहा हूं ना, लेकिन बैक एंड पे उसकी लगभग एस्टिमेट कॉस्ट 50 पैसे आती है। समझ के बात को? अब आप ये समझो कि महीने में 2000 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रही है हमारे देश में, तो हर महीने 1000 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग आती है। समझ की बात को? अभी कॉस्टिंग काम कैसे करती है? देखो, सबसे पहले तो कॉस्टिंग आती है हमारी यूपीआई ऐप्स, जैसे फोन पे, गूगल पे, ये जितनी भी यूपीआई ऐप्स है। जब आप इन ऐप को खोलते हो, यूपीआई पिन एंटर करते हो, आपके जो बैंक के सर्वर के साथ ये यूपीआई ऐप्स कनेक्ट हैं, उस सर्वर की कॉस्ट है। दूसरा, आपके डाटा को ये
प्रिजर्व करके रखती हैं, यानी आपके डाटा की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखती हैं, उसकी कॉस्टिंग है। ठीक है, फिर आप किसी को जब पैसा भेजते हो तो वो सारा का सारा इंटरफेस शो करती है कि ये पैसा इसको जा रहा है सामने, मतलब समझ के बात को। तो जब आप इस ऐप को यूज करते हो तो वो जो सर्वर की कॉस्ट है, पहली चीज तो इनकी कॉस्टिंग आती है। ठीक है, दूसरा, अब मान लो आपका अकाउंट एसबीआई में है, मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई में, मैंने आपको पैसा भेजा तो आईसीआईसीआई के अकाउंट से पैसा कटा तो आईसीआईसीआई का सर्वर एक तरह से यूज हुआ, तो मेरे मतलब एक तरह से मेरे बैंक की कॉस्ट आई। फिर आपका जिस बैंक में अकाउंट है, आपके बैंक को पैसा रिसीव हुआ, आपका बैंक ये कंफर्मेशन देगा कि आपके अकाउंट में जो है पैसा रिसीव हो चुका है, तो वो सर्वर यूज हुआ। अब देखो, एक तरफ मेरा बैंक है, एक तरफ आपका बैंक है, 500 रुपए मेरे बैंक से निकले, 500 रुपए आपके बैंक में पहुंच गए, लेकिन किस नेटवर्क को यूज करके पहुंचे? एनपीसीआई के नेटवर्क को यूज करके पहुंचे, तो फिर इसके नेटवर्क की कॉस्ट है। कॉस्टिंग कैसे आती है? मान लो अगर टोटल कॉस्ट एक एज्यूम कर रहा हूं, एक ट्रांजेक्शन करने की 1 रुपया लगती है, तो आप ये पकड़ के चलो कि 25% कॉस्ट यूपीआई ऐप उठाती है, 20% कॉस्ट दोनों के बैंक उठाते हैं, और 35% जो कॉस्ट है वो एनपीसीआई बियर करता है। अब इसके आगे सजेशंस क्या दिए जा रहे हैं? देखो, सजेशंस ये दिए जा रहे हैं, पहली चीज तो देखो, जितनी भी आपकी ये यूपीआई ऐप्स हैं, जैसे आपकी गूगल पे, फोन पे, इनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको है? एक तो बैंक्स को है, दूसरा एनपीसीआई को है। क्यों? क्योंकि बैंक को कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा ना भाई, बैंक का इंटरफेस हम यूज करते हैं, पैसा एक दूसरे को भेज देते हैं, इसमें बैंक की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही, ना ही बैंक का कोई फायदा हो रहा। समझ रहे बात को? अच्छा, दूसरा, ना एनपीसीआई को कोई एडवांटेज है, बस इनको कॉस्ट आ रही है। जितनी भी आपकी यूपीआई ऐप्स है, जैसे गूगल पे, फोन पे, कोई भी आप ऐप यूज करते हो, अगर आप इनको यूज कर रहे हो तो आप इनकी ऐप को इंस्टॉल करते हो, इनको तो कोई दिक्कत नहीं, इनको तो अगर थोड़ी बहुत कॉस्टिंग भी आती है तो ये अपनी ऐप पे 100 प्रकार के अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखा देते हैं जी। इंश्योरेंस का प्रोडक्ट दिखा दिया, आपको पर्सनल लोन दिखा दिया, वो बेच करके इनकी तो क्रॉस सेलिंग हो जाती है, तो इनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये ऑब्वियस सी बात है, अपना पेन दिखाते हैं कि जी हमारी कॉस्टिंग आ रही है, हमें भी सब्सिडी मिलनी चाहिए, इनको भी एक पोर्शन ऑफ सब्सिडी मिलता है, लेकिन इनका फिर भी जो कॉस्टिंग है वो रिकवर हो जाती है कि भाई इंश्योरेंस बेच दिया, कभी कुछ क्रॉस सेल कर दिया। सबसे ज्यादा पेन है बैंक को और एनपीसीआई को। अब ये क्या सुझाव देते हैं? ये कहते हैं जी एमडीआर लगा दो, यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब ये एमडीआर क्या होता है? जैसे अभी के लिए फिलहाल यूपीआई पेमेंट जब भी हम करते हैं तो एमडीआर 0% है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लो चाहे आप अपने दोस्त को पैसे भेजो, चाहे आप किसी दुकानदार को पैसे भेजो, भाई आपने 500 रुपए भेजे तो सामने वाले के पास भी 500 रुपए जाते हैं, लेकिन एमडीआर किस पे लगता है? क्रेडिट कार्ड पे लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, आप किसी दुकान वाले के पास गए, आपने 1000 रुपए का सामान खरीदा, तो 1000 रुपए के पीछे 2% एमडीआर कट जाता है। भाई आपके अकाउंट से 1000 रुपए ही कटेंगे, यानी आपके क्रेडिट कार्ड से तो 1000 रुपए ही कटेंगे, लेकिन जो दुकानदार होगा उस पे मान लो 2% का एमडीआर कट गया, तो उसके अकाउंट में 980 रुपए ही पहुंचेंगे। 20 रुपए उसको एज अ फीस लगी। क्यों लगी फीस? कि उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट रिसीव किया। तो क्रेडिट कार्ड के अंदर तो एमडीआर 2% लगता है, लेकिन फिलहाल आरबीआई ने ये कह रखा है कि यूपीआई के ऊपर एमडीआर 0% लगेगा। तो पहला सुझाव तो बैंक एनपीसीआई ये दे रहे हैं कि जी एमडीआर लगा दो। एमडीआर अगर यूपीआई पे लग गया, अभी ये सिर्फ हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन को जज कर रहे हैं, फिलहाल के लिए कोई यूपीआई के ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं है, बट अगर लगा, क्योंकि लगेगा, अब आरबीआई के गवर्नर ने खुद कहा है कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि हमेशा के लिए फ्री रहने वाला है, तो वही चीज है। अब सुझाव जो है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर एमडीआर लगा तो उस केस में अगर आप कस्टमर हो और आप अपने दोस्त को पैसा भेज रहे हो, यानी P2P पैसा भेज रहे हो, तो कोई चार्ज नहीं है, 500 कटे 500 ही सामने वाले को रिसीव होंगे। लेकिन अगर P2M हो रहा है, ठीक है जी, कि आपने पैसे भेजे और किसी दुकानदार मर्चेंट को भेजे, ठीक है जी, तो उस केस में अगर मान लो लेट अस सपोज कि 1% एमडीआर लगता है, ठीक है, और आपने 1000 रुपए किसी दुकानदार को स्कैन करके भेज दिया, तो इसका 1% कटेगा और उसके अकाउंट में 990 रुपए ही पहुंचेंगे, 10 रुपए फीस लगेगी। और ये फीस किसको काम आएगी? बैंक को और एनपीसीआई को काम आएगी कि वो अपना सर्वर नेटवर्क जो भी है उनके खर्चे, सैलरीज देना, जो भी सारे खर्चे हैं वो रिकवर हो सके। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? देखो, अब इस टाइम पे हमारी डिजिटल इकोनॉमी हो रखी है कि आप खुद सोच के देखो, हमें 15 रुपए का सामान लेना है, 7.5 रुपए का सामान लेना है, कुछ भी सामान लेना है, स्कैन किया, कैश का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, क्या इससे जीडीपी को बूस्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है, कि हमारी कंजम्पशन बढ़ती है। जब कंजम्पशन बढ़ती है तो हमारी जीडीपी बढ़ती है। भाई एक प्रैक्टिकल बात समझना, एक हाथ से 2000 रुपए कभी निकालना, वॉलेट में से 2000 रुपए निकालना और कोई सामान खरीदना, और एक यूपीआई से 2000 रुपए खर्च करना, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ खर्चा भी नहीं किया, बड़ी चीज नॉर्मल लगेगी। लेकिन जब आप 2000 हाथ से गिन के किसी को दोगे, उस टाइम पे आपको फील होगा आज बहुत खर्चा कर लिया, शायद अगले दिन आप खर्चा भी ना करो। तो बहुत डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब मान लिया सरकार को 2000 करोड़ की सब्सिडी देनी पड़ती है, और जो जितने भी एनपीसीआई बैंक है ये और सब्सिडी की डिमांड करते हैं। मान लो मैं कहता हूँ 2000 करोड़ की जगह सरकार को लेट अस सपोज 5000 करोड़ भी देना पड़ा, ठीक है, तो ये एक सब्सिडी, मतलब ये खर्चा जरूर है, लेकिन ये आपकी जो जीडीपी है उसमें मदद कर रहा है एक तरह से। समझ गए कि लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो लोगों की कंजम्पशन बढ़ रही है, देश में कंजम्पशन बढ़ रही है। अगर मान लो हम ये चीज बंद करते हैं, मान लो दुकानदार को कहते हैं कि जी अब से एमडीआर लगेगा, ठीक है, आप कोई भी पेमेंट रिसीव करोगे आपको 1% एमडीआर लगेगा। दुकानदार जैसे क्रेडिट कार्ड में करते हैं वैसे ही आपके साथ करने लगेंगे। बड़े बड़े जो मॉल वाले दुकानदार हैं, बड़ी बड़ी दुकानों वाले, वो तो नहीं करेंगे, लेकिन छोटे मोटे दुकानदार क्या कहेंगे कि नहीं नहीं, स्कैन मत करो, कैश ही दो,
समझ रहे हो बात को, कैश ही दो। हाँ, अगर स्कैन करोगे तो ये 1% आपको ही देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसे भेजना। तो ये एक चैलेंज आएगा। बहुत से छोटे मोटे दुकानदार ये यूपीआई के जो स्कैनर लगा के बैठे इसको हटा देंगे, कहेंगे जी कैश ही वो है। तो कहने का मतलब फिर दोबारा हम पीछे चले जाएंगे। जिस चीज़ में हम बहुत आगे आए हैं, अगर ये चीज़ होती है तो फिर दोबारा पीछे जाएंगे, दोबारा फिर हमारी कैश बेस्ड इकोनॉमी होगी। फिर अगेन वही धीरे धीरे जो एक मुहिम है कि जी ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। धीरे अब देखो धीरे धीरे करके ये एनपीसीआई ने लॉन्च करा यूपीआई, ये इतना बढ़ गया कि आज हमारे देश में 40% ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं वो यूपीआई या डिजिटल माध्यम से होती हैं। 60% ट्रांजैक्शन आज भी हमारे देश में कैश की फॉर्म में होती हैं। बट ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना। एक टाइम आएगा कि जब ये 60% हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा। धीरे धीरे हम इसको अगर खत्म कर दें, कैश इकोनॉमी को खत्म कर दें, जैसे स्वीडन, नॉर्वे, जितने भी ये वेस्टर्न यूरोपियन देश हैं, इनमें नाम मात्र पेमेंट्स हैं, ठीक है, यूपीआई नहीं, बट ये जैसे कार्ड वार्ड से ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो वो एक डिजिटल पेमेंट ही होगी ना। तो कहने का मतलब अगर हम कैश बेस्ड इकोनॉमी से हट के प्रॉपर डिजिटल इकोनॉमी बन जाए तो हमारे लिए फ़ायदा है। हम इजीली ब्लैक मनी को कंट्रोल कर पाएंगे, तो उससे सरकार को ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा। तो ये सरकार को देखना होगा। अभी इनके लिए भी बहुत मुश्किल डिसीजन है। ऐसा नहीं कि ऐसे चुटकी बजाई भाई सिर्फ 2000 करोड़ को देख रहे हो, सब्सिडी जा रही है या उनके खर्चे हैं, जो भी होगा बड़ा टफ डिसीजन है, बहुत सोच समझ के इसको लेना पड़ेगा। बट हाँ, बात छिड़ी है तो इसका कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। खैर देखते हैं जो भी होगा। बाकी अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।